घटनासार वीडियो 7। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रचा। अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। उल्लेखनीय रूप से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 MK4 पूर्व नाम GSLV मार्क 3 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण के बाद 41 दिनों की यात्रा पूरा कर चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारित योजना अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर को लैंडिंग के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में थे। मिशन की सफलता के पल को अविस्मरणीय और अभूतपूर्व क्षण बताते हुए उन्होंने विकसित भारत का शंखनाद इसे बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नामकरण शिव शक्ति स्थल करने की घोषणा भी उन्होंने की। साथ ही चंद्रयान-2 के लैंडर के चंद्रमा से टकराने के स्थल का नामकरण तिरंगा पॉइंट के रूप में उन्होंने किया। चंद्रयान-3 के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल विक्रम, तीसरा रोवर प्रज्ञान। 17 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रोपल्सन मॉड्यूल को अलग होकर एक लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडिंग से पूर्व 100 किमी की ऊंचाई पे निचली कक्षा में प्रवेश किया और लगभग 30 किमी की ऊंचाई पर इसकी गति कम हो गई। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर ने बाधाओं के लिए चंद्रमा की सतह की जांच की और एक बार स्थान निश्चित हो जाने के बाद लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। लैंडिंग के पश्चात सौर पैनल द्वारा संचालित 6 पहिए वाला रोवर प्रज्ञान ने लैंडर से बाहर निकलकर चहल पहल कदमी शुरू की। चंद्रयान-3 एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस के लिए डिजाइन किया गया था। इस अवधि में चंद्रमा के सतह के ऊपर नीचे के तापमान की जानकारियों के संप्रेषण के साथ साथ सल्फर व ऑक्सीजन सहित कई रासायनिक तत्वों की पुष्टि रोवर प्रज्ञान द्वारा की गई। 30 अगस्त को चंद्रमा की सतह से सूर्य का प्रकाश कम होना शुरू हुआ। चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है तो 80 मिमी नीचे -10 डिग्री सेल्सियस होने की जानकारी भी प्रज्ञान रोवर ने प्रेषित की। इससे चंद्रमा की सतह से नीचे पानी उपलब्ध होने की संभावनाएं तीव्र हुई। पृथ्वी के 14 दिन की यह अवधि समाप्त होने पर प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर रात की स्थिति में आ गया और उस समय वहां तापमान -133 डिग्री सेल्सियस के लगभग था। इसरो के अनुसार ऐसी स्थिति में प्रज्ञान रोवर को 2 सितंबर को और लैंडर विक्रम को 4 सितंबर को स्लीप मोड पर डाल दिया गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि 22 सितंबर को सूर्योदय के बाद एक बार फिर लैंडर और रोवर सक्रिय हो सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस तरह कहा जा सकता है कि चंद्रयान-3 मिशन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल रहा, लेकिन लैंडर और रोवर के पुनः सक्रिय होने की संभावनाएं अधूरी रह गई। बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रकाशित। बिहार में जनवरी-मई 2023 के बीच कराए गए जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। इस गणना में पूरे बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 पाई गई, जिसमें बिहार में रहने वाले लोगों की संख्या 12,53,53,288 तथा बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 53,72,022 है। गणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या 6,41,31,990 तथा महिलाओं की कुल जनसंख्या 6,11,38,460 व अन्य की जनसंख्या 82,836 है। इस प्रकार इस गणना के प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या 953 पाई गई। जातिगत गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पिछड़ापन 27.13%, अत्यंत पिछड़ापन 36.01% और अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.65% व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.68% है, जबकि सामान्य अनारक्षित वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.52% ही है। इस गणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 82% जनसंख्या जहां बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की है, वहीं 18% जनसंख्या अल्पसंख्यकों की है। गणना के अनुसार 18% अल्पसंख्यकों में 17.70% संख्या अकेले मुसलमानों की है, जबकि 0.30% में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन शामिल हैं। धर्म के आधार पर जनगणना के आंकड़े इस प्रकार हैं। हिंदू 81.99%, इस्लाम के मानने वाले 17.70%, ईसाई 0.05% और सिख 0.011%।
इसी प्रकार बौद्ध भी हैं। जाति आधारित जनगणना में एक जानकारी यह भी सामने आई कि राज्य में विभिन्न जातियों की उपजातियों की संख्या 215 है। इनमें से केवल 25 जातियां ही ऐसी हैं जिनकी आबादी 1.1% से अधिक है। इस प्रकार 190 जातियां इस श्रेणी की हैं जिनकी जनसंख्या 1% से भी कम है। बिहार में जातिगत गणना में जो 215 जातियां पाई गई, उनमें सबसे ज़्यादा 14.25% यादव इस गणना में पाए गए, जबकि ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3% और कुर्मी 2.88% है। कायस्थ जाति के लोगों की संख्या 0.6% है। प्रमुख जातियों का प्रतिशत दिया गया है, इसको हम नहीं देखेंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार जातिगत गणना के आंकड़े जारी करने वाले देश का पहला राज्य, पूरे देश में कहीं भी 1931 के पश्चात जाति आधारित सर्वे नहीं कराए गए। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में संपन्न। विश्व के विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 9 से 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। यह सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया था। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। शिखर सम्मेलन के आयोजन तथा 1 वर्ष तक समूह की गतिविधियों के संचालन हेतु इसकी अध्यक्षता 17वीं शिखर सम्मेलन के बाद 1 दिसंबर 2022 से भारत ने संभाली थी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्व के शीर्ष नेताओं का आगमन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सोक योल, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी चांसलर ओलाफ शुल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा शामिल थे। यूक्रेन मुद्दे के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व अन्य कारणों से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहे। रूस का प्रतिनिधि विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने व चीन का प्रधानमंत्री ली क्यांग ने किया। मैक्सिको का प्रतिनिधित्व भी वहां के अर्थव्यवस्था के मंत्री राक्वेल साजेस ने किया। समूह के G20 में सदस्य यूरोपीय संघ EU का प्रतिनिधि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया। अन्य विशेष आमंत्रित सदस्यों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यार्क रुद्र, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लीसीन लुंग व संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के अतिरिक्त अफ्रीकी संघ AU, जिसे G20 का 21वां सदस्य बनाया गया, अध्यक्ष अजाली असवानी मानी शामिल थे। यूरोपीय संघ EU के पश्चात अफ्रीकी संघ AU G20 सदस्य के रूप में शामिल होने वाला दूसरा संघ है। अफ्रीका महाद्वीप के कुल 55 देश अफ्रीकी संघ में शामिल हैं। अफ्रीकी संघ के सदस्य G20 सदस्यों की संख्या अब 21 हो गई है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस गैब्रेयेसस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टिला लीना जॉर्जीवा व विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक नागोजी ओकोजो-इवेला भी सम्मेलन में भाग लेने वाले शामिल थे। खाद्य सुरक्षा, जलवायु एवं ऊर्जा, विकास, स्वास्थ्य एवं डिजिटलाइजेशन आदि मुद्दे 2 दिन तक चले इस शिखर सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख मुद्दे थे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कल्याण के लिए सभी देशों को एक साथ चलने की बात कही। 3 सत्रों के चले इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने कई चरणों में संबोधित किया। इसके साथ ही वैश्विक कूटनीति में चल रहे तनावपूर्ण माहौल में वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हुए सकारात्मकता के संचार का प्रयास उन्होंने किया। सम्मेलन में एक अन्य सत्र में बोलते हुए जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया। इससे प्राप्त जलवायु व मौसम संबंधित आंकड़े सभी देशों, विशेषतः ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने की बात उन्होंने कही और सभी G20 देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया।
G20 सम्मेलन की एक वित्त संबंधित बैठक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के द्वारा निर्धन एवं विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को चलाने के भारत द्वारा प्रस्तावित एजेंडे को G20 देशों में मंजूरी प्रदान की गई। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक (MDB) के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाने की बात भी विकास में इस भारतीय एजेंडे में शामिल था। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों में किए जाने वाले व्यापार में करों के विवेकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने को सभी देशों ने सहमति सम्मेलन में दी। इस दिशा में शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र जारी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। यूक्रेन युद्ध के कारण सभी देशों को विभिन्न मुद्दों पर एकमत करना कितना कठिन कार्य था, फिर भी भारत के कूटनीतिक प्रयासों ने यूक्रेन के मुद्दे पर ऐसे शब्दों का प्रयोग घोषणा पत्र में किया गया जिसे दोनों पक्षों को मानना पड़ा। घोषणा पत्र में सभी 83 बिंदुओं को निर्विरोध सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा इसमें की गई। जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने और ईंधन के रूप में कोयले के प्रयोग में कमी लाने की दिशा में प्रयास तेज करने की बात भी दिल्ली घोषणा पत्र में दोहराई गई। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे विकासशील देशों के संकट को प्रभावी ढंग से सुलझाने तथा तेज, सस्ते, अधिक पारदर्शी और समावेशी सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने का संकल्प इसमें लिया गया। सम्मेलन से अलग एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा भी की गई। अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, संयुक्त अरब अमीरात और UAE, बांग्लादेश आदि इस पहल में भारत के साथ रहे हैं। सम्मेलन से अलग एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत व अमेरिका ने चीन की BRI परियोजना के जवाब में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC के निर्माण की घोषणा अलग से की गई। एक बैठक में के इस कॉरिडोर के द्वारा भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, यूरोप के बीच निकट भविष्य में व्यापार सरल हो जाएगा। 10 सितंबर को सम्मेलन के तीसरे और अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वैश्विक संरचना एवं स्वरूप में हुए परिवर्तन का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता को पुनः प्रतिपादित किया। 10 सितंबर को सम्मेलन के समापन से पूर्व सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा G20 की अध्यक्षता का प्रतीक गेविल ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दिया गया। G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राज़ील के पास आ गई। G20 का आगामी 19वां शिखर सम्मेलन अब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो 2024 में आयोजित होगा। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने वैश्विक कूटनीति में भारत की क्षमता और प्रतिष्ठा को तो बढ़ा दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र का सर्वसम्मति विकसित करने को भारत की बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत व उनकी टीम के सघन प्रयास भी इसके लिए प्रशंसनीय हैं। 55 देशों के समूह अफ्रीकी संघ को संगठन का सर्वसम्मति से सदस्य बनाना भी भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने के पश्चात समूह G20 की सदस्य संख्या अब 21 हो गई है। इसमें अब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन व अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ व अफ्रीकी संघ शामिल हैं। G20 का कोई भी स्थानीय सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता। सदस्य देश की बारी से किसी भी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता। आगामी शिखर सम्मेलन की मेजबानी देश ही इस मंच के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा। क्या भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर? भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत व यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर व्यापार के विस्तार हेतु भारत व अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर एक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC नाम की इस परियोजना में रेल लाइनों, सड़कों और बंदरगाहों का नेटवर्क होगा जिनके द्वारा आयात व निर्यात में सुगमता होगी। सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए समुद्री केबल का नेटवर्क भी इससे शामिल होगा तथा इस संपूर्ण क्षेत्र को जोड़ने वाली ग्रिड व्यवस्था भी होगी। वैश्विक व्यापार एवं कनेक्टिविटी को एक नया आकार देने वाली इस परियोजना के तहत भारत को एक शिपिंग रूट के माध्यम से पश्चिमी एशिया से जोड़ा जाएगा, जहां से एक रेल नेटवर्क विभिन्न देशों में होता हुआ यूरोप से जुड़ेगा। भारत व अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली व जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इस योजना के शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिलकर ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर
ओलाफ सोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की उपस्थिति में इस परियोजना की घोषणा नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर ही की थी। यह सभी देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर परियोजना के साझेदार होंगे। भारत और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को वास्तव में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का प्रत्युत्तर माना जा रहा है। महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 देश की संसद के नए भवन के स्थानांतरण के लिए 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच बुलाए गए विशेष सत्र के पहले ही सत्र में इतिहास रचते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में दिल्ली विधानसभा सहित में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है, को पारित किया गया। यह विधेयक मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक था और अधिनियम में होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। इस आरक्षण में नई जनगणना व परिसीमन के बाद ही प्रभावी होने की बात अधिनियम में कही गई है तथा SC, ST और OBC वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 131 सीटें पहले ही इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित है। इस आरक्षित सीटों में से ही SC, ST और महिलाओं के लिए 33% सीटें पारित किए गए अधिनियम के तहत स्वतः ही आरक्षित होंगे। 454.2 मतों के भारी बहुमत से लोकसभा ने इसे 20 सितंबर 2023 को पारित किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ही इसके विरोध में रही। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अगले ही दिन 21 सितंबर को राज्यसभा ने भी सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अनुमोदन 29 सितंबर को प्राप्त हो गया, जिसके साथ ही कानून का रूप इसने ले लिया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। राज्यसभा में उपस्थित सभी 214 सदस्यों ने 21 सितंबर को विधेयक के पक्ष में मत दिया था। 128वें संविधान संशोधन विधेयक के दोनों सदनों के पारित होने के पश्चात संसद के विशेष सत्र को एक दिन पूर्व ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 27 वर्ष के लंबे इंतजार के पश्चात महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित हो सका। महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए सर्वप्रथम HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने 21वां संविधान संशोधन विधेयक 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जहां सरकार को समर्थन दे रही 13 पार्टियों में से कुछ पार्टियों के विरोध के चलते इसे अस्थायी समिति को संदर्भित कर दिया गया था। कालांतर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के कार्यकाल में 1998 में 12वीं लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया, किंतु इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में ही 1999, 2002, 2003 में भी इसके लिए प्रयास असफल रहे। बाद में मार्च 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 9 मार्च 2010 को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में यह राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हुआ, किंतु लोकसभा में इसे पर मतदान नहीं हो सका। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए परिसीमन तथा नई जनगणना के पश्चात ही लागू होगा। अधिनियम के लागू होने की स्थिति में लोकसभा में 543 सीटों में से 181 तथा राज्य विधानसभाओं की कुल 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मौजूदा स्थिति में राज्यसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के तहत तीनों श्रेणियों में सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। अनुसूचित जाति SC व अनुसूचित जनजाति ST तीनों ही और सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान नए पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है। इस प्रकार लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 121 सीटों की 1/3 सीटें इन्हीं वर्गों के महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए परिसीमन में सीटों की संख्या में वृद्धि होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। पारित किए गए नए संविधान संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का यह प्रावधान 15 वर्ष के लिए है। इसके बाद यह समीक्षा में यदि आरक्षण की अवधि बढ़ाने की सहमति बनती है तो इसका विस्तार किया जा सकेगा। हाथियों की मौत रोकने के लिए AI आधारित गजराज प्रणाली। हाल ही में रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित गजराज प्रणाली की शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रणाली असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा तमिलनाडु में लगाई जाएगी। गजराज प्रणाली को 700 किमी की लंबाई में लगाया जाएगा। गजराज एक अनोखा ग्लास आधारित सेंसर सिस्टम है
जो लोको पायलट को हाथियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। जब कोई हाथी ट्रैक पर पैर रखता है तो यह सिस्टम ट्रेन नियंत्रक, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ड्राइवर व अन्य हितधारकों को अलर्ट उत्पन्न करता है, जो आसन्न खतरे को भांपकर एहतियातन कदम उठाने का मौका देता है। इस प्रोजेक्ट के 700 किलोमीटर के ट्रैक की कुल लागत 181 करोड़ रुपए है। वर्ष 2022 में इस तकनीक का प्रयोग असम में 150 किमी के ट्रैक पर किया गया था। इस प्रणाली को विकसित करने का श्रेय NFR के पूर्व महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता को दिया जाता है। भारत में सबसे सुरक्षित शीर्ष 10 शहर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 4 दिसंबर 2023 को जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष कोलकाता ने 78.2 की पहचान योग्य अपराध दर IPC के साथ भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया है। शहर ने सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए महानगर में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज करने के एक उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित की है। नवीनतम NCRB डेटा सबसे सुरक्षित शहरों के आंकड़ों के अनुसार भारत के कई शहर रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों के रूप में उभरे हैं। ये शहर कम अपराध दर के मामले में उल्लेखनीय रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे उनके निवासियों के लिए सुरक्षा की समग्र भावना में योगदान होता है। प्रभावी कानून प्रवर्तन, सामुदायिक सहभागिता और सक्रिय अपराध रोकथाम रणनीति जैसे कारकों ने इन शहरों को सुरक्षा के स्वर्ग के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB भारत में एक सरकारी संगठन है जिसका काम भारतीय दंड संहिता IPC और स्थानीय कानूनों SELL के आधार पर अपराध से संबंधित जानकारी एकत्रित करना और उसकी जांच करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित। भारत में सबसे सुरक्षित शहरों में कोलकाता, फिर चेन्नई दूसरे नंबर पर, कोयम्बटूर तीसरे पर और सूरत चौथे पर, पुणे पाँचवें नंबर पर, हैदराबाद छठवें पर और बेंगलुरु सातवें। आठवें नंबर पर अहमदाबाद, मुंबई आपका 9वें नंबर पर, 10वें नंबर में कोझिकोड केरल का शहर है। जयपुर के वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर अंबेडकर की मोम की प्रतिमा की मूर्ति स्थापित। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी गई एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि में जयपुर वैक्स संग्रहालय, नाहरगढ़ किले में एक मोम प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर 2023 को किया गया। सूक्ष्म वितरण के साथ तैयार की गई मोम की मूर्ति 5 फीट 11 इंच की प्रभावशाली बनाई गई है, जिसका वजन लगभग 38 किलोग्राम है। यह मूर्ति ईमानदारी से बाबा साहब की प्रतिष्ठित छवि को नकल करती है, जिसमें उन्हें हाथ में संविधान की किताब लिए हुए तथा अपने विशिष्ट नीले सूट में सजे हुए दिखाया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा को शामिल करने के साथ जयपुर वैक्स संग्रहालय में अब प्रमुख हस्तियों की 43 मोम मूर्तियों का संग्रह हो गया है। विशेष रूप से इसे विरासत स्थल ऐतिहासिक नाहरगढ़ किले के भीतर स्थित दुनिया का पहला मोम संग्रहालय होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसका निर्माण राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा करवाया गया है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022। 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण NTCA की गणना 2022 रिपोर्ट जारी की। इसे हर साल 4 साल में होने वाली देशव्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्यजीव संस्थान के विश्लेषण के तौर पर तैयार किया गया। इसके पूर्व 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट जारी की। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में कुल 2967 बाघ थे। इस दृश्य से 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% से आबादी भारत में ही निवास करती है। देश में बाघों की संख्या पिछले 16 सालों में 260% बढ़कर 3682 पर पहुंच गई है, जबकि 2006 में देश में मात्र 1411 बाघ ही बचे थे। भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के विस्तृत संस्करण में यह तथ्य सामने आया है कि इसके अनुसार देश में कम से कम 3167 व अधिकतम 3925 बाघ हो सकते हैं, इसलिए औसत संख्या 3682 मानी गई। सबसे ज़्यादा बाघ 785 बाघ मध्य प्रदेश में है तथा इसे बाघ स्टेट कहा जाता है। उत्तराखंड में साल 2006 में जहां 178 बाघ ही बचे थे, आज इनकी संख्या 3 गुना 560 पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश में भी बाघों की संख्या 109 से बढ़कर करीब दोगुनी 205 पर पहुंच गई। यह सभी राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं, जहां बाघों की संख्या 297 से बढ़कर 819 हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 53 टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के कॉर्बेट रिजर्व में है। इसके बाद बांदीपुरा में 150, नागरहोल में 141, बांधवगढ़ में 135 व दुधवा में 135 तथा मुधुमलई में 114, कान्हा में 105, काजीरंगा में 104, सुंदरवन में 100 बाघ, ताडोबा में 97 बाघ व सत्यमंगलम में 85 और पेंच में 77 बाघ बचे हैं।
कुछ रिजर्व में हालात चुनौतीपूर्ण हैं। करीब 35% की तत्काल सुधार और संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। उनमें रानीपुर उत्तर प्रदेश, अचान कमर इंद्रावती व उदाती सीता नदी छत्तीसगढ़, पालमऊ झारखंड में, बोर व सह्याद्री महाराष्ट्र में, सतकोसिया उड़ीसा में, मुकुंदरा व रामगढ़ बिसधारी राजस्थान में, कंवल तेलंगाना में, मुंडन थुरई तमिलनाडु में, नामेरी असम में, दम्फा मिजोरम में, पक्के कमलांग व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, शिवालिक पर्वत व गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बाघों की आबादी में 16 साल में 275% की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे अधिक है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य भारत क्षेत्र व पूर्वी घाट में 7 राज्य हैं, यहाँ देश के सबसे ज़्यादा बाघ भी हैं। हालांकि इसमें मध्य प्रदेश 785 व राजस्थान 88 ने काफ़ी बाघ बढ़ाए हैं, यहाँ 28.22% की दर से बाघ बढ़े हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में बाघ घटे हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु राज्यों में बाघों की संख्या 270% की वृद्धि दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड व पश्चिम बंगाल में 9.75% और सुंदरगढ़ में 12.88% की दर से बाघ बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार 19.42% की दर से देश में विगत 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 715 बाघ बढ़े हैं। PSLV C-56 ने 7 सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। 30 जुलाई 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन PSLV-56 ने सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद ही 360 किलो वजनी उपग्रह DSAR रीडर इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 535 किमी की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पूरी तरह व्यावसायिक इस मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न कर चमकदार भविष्य की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। PSLV ने सबसे पहले प्रमुख उपग्रह DSAR को निर्धारित कक्षा से अलग किया, फिर बाकी उपग्रह बारी बारी रॉकेट से अलग हुए। सभी उपग्रह 5 अलग अलग परिक्रमा कक्षाओं में छोड़े गए। कक्षा में स्थापित किए गए 7 उपग्रह हैं DSAR, वेलॉक्स AM, आर्किड, एटमॉस्फियर कम्पलिंग व डायनेमिक एक्सप्लोरर, स्कूप 2, NU लायन, ग्लासिया 2 और ORB-12 स्टाइडर। वेलॉक्स AM 23 किग्रा वजनी एक सूक्ष्म उपग्रह है। PSLV C-55 ने इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के ही 2 उपग्रह TELOS-2 और ल्यूम लाइट 4 का सफल प्रक्षेपण किया था। अंतरिक्ष में भारत ने अनूठा प्रयोग। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा PSLV C-56 रॉकेट के नवीनतम प्रक्षेपण की सफलता के बाद एक अनूठा परीक्षण करते हुए रॉकेट के बचे हुए हिस्से को वापस पृथ्वी की कक्षा की ओर 300 किमी ऊंचाई की कक्षा में लाया गया। अब यह अगले 2 महीनों में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। ऐसा न करके तो रॉकेट का मलबा अगले कई दशकों तक अंतरिक्ष में बना रहता। PSLV मिशन के चौथे चरण के दौरान वैज्ञानिकों ने अनूठा और सफल परीक्षण अंजाम दिया। 570 किमी ऊंची निर्धारित कक्षा में पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट को वहीं भटकता छोड़ने के बजाय कुछ नीचे स्थित कक्षा में लाने का निर्णय लिया। इसरो के इस सफल प्रयोग से अंतरिक्ष में मलबा घटेगा और उपग्रह आगामी मिशन को नुकसान पहुंचाने की आशंका भी कम होगी। सामान्यतः किसी सफल मिशन के बाद रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा अंतरिक्ष में ही बेहद ऊंची कक्षा में छोड़ दिया जाता है। यह दशकों तक भटकता और पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ बना रहता है। इस दौरान जब दूसरे मिशन व उपग्रह भेजे जाते हैं तो उनका मलबा से टकराने का खतरा बनाता है। पहली बार इसरो द्वारा सभी उपग्रह अलग अलग करने के बाद PSLV रॉकेट को वापस पृथ्वी की ओर लाने का चौथा चरण रखा गया। इसमें रॉकेट के बचे हिस्से को नियंत्रित ढंग से पृथ्वी की ओर निचली कक्षा में लाया गया। इस प्रयोग का बड़ा लाभ यह है कि रॉकेट का बचा हिस्सा 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर खुद नष्ट हो जाएगा। यानी जो मलबा खत्म होने के कई दशक लग जाते थे, हमारे वैज्ञानिकों ने उसे 2 महीने में खत्म करने की व्यवस्था कर दी है। इसरो ने कहा है कि यह मलबा जितने कम समय में अंतरिक्ष में रहेगा उतने ही कम खतरे उत्पन्न करेगा।